नमस्कार, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। दोस्तों, आज 2 अप्रैल 2024 यानी विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो दिव्यांग बच्चों में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया, जिसका मकसद लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक करके सपोर्ट करना है जो लोग इस ऑटिज्म विकार से जूझ रहे हैं। यह ऑटिज्म विकार क्या है, इसकी पूरी जानकारी देने हेतु आज हमारे चैनल की मेहमान है डॉक्टर दीप्ति शाह। डॉक्टर दीप्ति जी, आपका केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर दीप्ति जी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर हैं। पिछले 20 सालों से घाटकोपर मुंबई में ग्रूमिंग माइंड नामक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र चला रही है। चाइल्ड काउंसलिंग, डिप्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट जैसे कई विषयों पर इन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे हैं और इन्हीं विषयों पर 500 से ज़्यादा बार अपना वक्तव्य भी दे चुकी है। उनका सेंटर ऑफ ऑटिज्म शुरू करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दीप्ति जी, मेरी एक फ्रेंड है, उसका पोता है, शायद 2-2.5 साल का है। वो कुछ बोल नहीं पाता है, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करता है, मानो कुछ वो समझ ही नहीं रहा। दिव्यांग तो लग रहा है, तो क्या ये ऑटिज्म बच्चा है? हो सकता है। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एक बच्चे का जब विकास होता है तो उसमें जब कोई ग्लिच आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको ऑटिज्म हो सकता है। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है और इसके मुख्य लक्षण में हम 3 मेजर लक्षण देखते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं सोशल कम्युनिकेशन, मतलब कि बातचीत, वार्तालाप और अपनी बात सामने वाले को समझाने में बच्चों को तकलीफ होती है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स, मतलब एक टिपिकल टाइप की स्पेसिफिक रेपिटेटिव मूवमेंट्स ये बच्चे करते हैं, जिसको हम फ्लैपिंग बोल सकते हैं, गोल गोल घूमना, स्टिमिंग, और काफ़ी बार इनको एक पर्टिकुलर तरीके से काम होना ज़रूरी होता है। जैसे गाड़ियाँ हैं तो वो एक ही लाइन में लगाएंगे, उनका एक स्केड्यूल उनको फॉलो करना है कि अगर ब्रश करने के बाद नहाना है तो नहाएंगे ही, हम बोलेंगे नाश्ता कर लो तो वो उनको नहीं चलेगा। तो ये एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर या मूवमेंट्स होते हैं। और तीसरा जो एक लक्षण होता है जिसको हम सेंसरी इश्यूज या सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, इन बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे स्किन की सेंसिटिविटी ज़्यादा रहे तो हम जैसे कपड़े पहनते हैं, टैग्स होते हैं, तो हमको काटने नहीं पड़ते, लेकिन इन बच्चों को ये टैग्स काटने पड़ते, नहीं तो इनको बहुत बॉदर करते हैं और हमेशा वे फिर ज़्यादा स्टिम्युलेटेड रहते हैं, ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं सहन कर पाते, ज़्यादा रोशनी नहीं सहन कर पाते। तो ये सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं: सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर और सेंसरी इश्यूज़। अच्छा, तो ये होने का कारण क्या? एग्जैक्ट कारण तो हर बच्चे में हम पता नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिक जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं, जिसको हम सिंड्रोमेक्स बोलते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में एग्जैक्ट वजह पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है। इसको जेनेटिक माना जाता है। यूजुअली कोई म्यूटेशन या जब भी बच्चे की कंसेप्शन हुई है तभी शायद कोई डिफ़िकल्टी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। हेरिडिटरी भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट वजह पता कर पाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जन्म से पहले बच्चा अगर माँ के पेट में है तो ऐसे पता चलता है कि बच्चा कुछ ऐसे प्रॉब्लम वाला नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चों में जैसे स्पेसिफिक अगर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है तो हम पता कर पाते हैं, बट वो बहुत ही कम परसेंटेज है। जन्म से पहले पता करना ऑलमोस्ट नहीं पॉसिबल। और लड़का और लड़की ये दोनों में कुछ फर्क रहता है? सो हमने ये देखा है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD लड़कों में ज़्यादा होता है, लगभग 3 to 4 टाइम्स वो लड़कों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लड़कियों में। ये एक फ़र्क हमने
हमने देखा है। बाकी कास्ट, कलर, क्रीड, अमीर, गरीब, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, इन सब चीज़ों से कोई उसका कनेक्शन नहीं है। किसी भी पर्सन को ऑटिज़म हो सकता है। अच्छा, पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को बहुत सी चुनौतियाँ सामना करना पड़ता है। राइट। सो बच्चों को तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इजीली सराउंडिंग्स में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। काफ़ी बार उनको बहुत ज़्यादा गर्दी पसंद नहीं है, लोग पसंद नहीं है, तो बहुत बार हम देखते हैं कि वो एक कोने में बैठे रहते हैं या बहुत जल्दी हाइपर बिहेवियर दिखाते हैं, जल्दी से टैंट्रम्स थ्रो कर देते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होते हैं सिचुएशन और सराउंडिंग से। तो इसकी वजह से माँ बाप को भी उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी बार माँ बाप को ये टेंशन हो जाती है कि इनका फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि इनको पढ़ाने के तरीके भी हमको थोड़े मॉडिफाई करने पड़ते हैं। जो जैसे रेगुलर स्कूल में जिस तरह से पढ़ाया जाता है उसमें उनको थोड़ी ज़्यादा हेल्प लगती है, थोड़ा अलग तरीका लगता है पढ़ने के लिए, उनको थोड़ी थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो फैमिली को, माँ बाप को उनके जो स्पेशल नीड्स होते हैं उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है। तो उस वजह से चुनौतियाँ तो डेफिनेटली हैं, लेकिन हमारे पास अभी हर चुनौती को सामना करने के लिए ट्रीटमेंट मेजर्स और थेरेपीज़ हैं। तो ये थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट मेजर्स माँ बाप को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन चीज़ों को फेस करने। किस तरह से इन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं? तो हम जो बच्चों को ऑटिज़म होता है उन्हें हम थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम अलग अलग टाइप की थेरेपीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, रेमेडियल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर थेरेपी होता है, ABA बोलते हैं जिसको, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो इन टाइप की स्पेशलाइज्ड थेरेपीज़ होती हैं। ये स्पेशल थेरेपिस्ट होते हैं जो इसके लिए स्पेशली ट्रेन किए गए रहते हैं, वो ये थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे का हो, इसके लिए बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जैसे आपने बताया हमारा सुलभा सेंटर फॉर ऑटिज्म है। तो यहाँ पे बच्चा आता है, यहाँ पे हर तरह की थेरेपी बच्चे को दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है और बहुत सारी दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ में भी बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, जिससे कि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट। सुलभा में जो ये ऑटिज्म सेंटर शुरू किया उसमें आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो यहाँ भी आप जो बोल रही है वही सब ट्रीटमेंट और पूरा वही हिसाब से सेंटर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पूरा ही ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं। इनफैक्ट हमने यही देखा कि सुलभा स्पेशल स्कूल है जहाँ पे हम पहले केवल वही बच्चों को लेते थे जिनको सिर्फ मंदबुद्धि का प्रॉब्लम होता था या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि ऑटिज़म के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारी स्कूल में इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि हम ऑटिज़म के बच्चों को हेल्प कर सकें। और जब हमें एक मौका मिला, हमें थोड़ा फंड मिला, तो हमने ये ऑटिज़म सेंटर शुरू किया ताकि हम स्पेशलाइज्ड थेरेपीज़ इन बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकें और हमारी स्कूल में भी इन बच्चों को दाखिला दे के इनकी लाइफ में इनको आगे हम बढ़ा सकें। तो हमने ये सेंटर 2022 में शुरू किया और अब यहाँ पर हमारे पास इन द सुलभा सेंटर फॉर ऑटिज़म हमारे पास 7 स्पेशलाइज्ड थेरेपिस्ट हैं जो इन बच्चों को थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। जब हमने सेंटर शुरू किया तो हमारे पास 8 बच्चे थे। पिछले साल 23-24 में हमने ये संख्या बढ़ा के 16 बच्चे कर दी है और अगले साल के लिए 24-25 के लिए हमारे पास ऑलरेडी 20 बच्चों का हमने प्लानिंग कर लिया है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट पे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे और हम उनको अकोमोडेट कर पाएंगे तो हम उन बच्चों को भी अच्छी बात है।
को कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि समाज ऐसे बच्चों को स्वीकारे। आप बहुत सही कह रहे हैं रेखा जी कि हमने देखा है कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं इनको तिरस्कृत भी किया जाता है, इनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए समाज में वो नहीं दी जाती है। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट RPWD एक्ट 2016 में पास किया है, उसकी वजह से लगभग 5% सीट्स कॉलेजेस में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिजर्व होती हैं दिव्यांग लोगों के लिए। सो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मूव किया है और उसी को लेके हमें भी एज अ सोसाइटी, एक समाज की तरह इन बच्चों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम सब जैसे भगवान के बच्चे हैं तो ये भी तो उसी भगवान के बच्चे हैं और इनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि हमारी एक सुलभा स्कूल में पढ़ती हुई लड़की इस साल 2023 में जर्मनी बर्लिन गई थी, वहाँ पे स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और स्विमिंग में उसे गोल्ड मेडल मिला है। तो इन बच्चों को जब सही तालीम ट्रेनिंग दी जाती है और सही स्टिमुलेशन दिया जाता है तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमारे समाज को ये समझना है कि इन बच्चों को थोड़ी जो एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है उसमें उसकी मदद करें, इनको एक्सेप्ट करें, इनके माँ बाप को सपोर्ट करें उनको हेल्प करने में। जैसे अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है जहाँ पे ये बच्चे को आवाज़ सहन नहीं हो रहा है या लाइट रोशनी सहन नहीं हो रही तो थोड़ा अकोमोडेट कर लें, हम थोड़ा शांत हो जाएं, हम थोड़ी रोशनी कम कर दें। अगर बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो उसके माँ बाप को हम सलाह नहीं देने लगे, उसके माँ बाप को एडजस्ट करने दें बच्चे से, वो संभाल लेंगे उसको, हम सिर्फ सपोर्ट करें। तो इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, इन फैमिलीज़ को एक्सेप्ट करें और इन फैमिलीज़ को प्रोत्साहित करें कि इन बच्चों का जो ये इतना अच्छा भुगतान दे के ध्यान देते हैं, जो माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं वो तो हम कोई नहीं करते हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी अगर हम इन्हें सपोर्ट भी करेंगे मॉरली, एथिकली, आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग आवर पेरेंट्स एंड फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। So let's accept this special ability of our children with autism and support and encourage. दीप्ति जी, आज 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के दिन पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, सो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करूंगी कि आप बहुत ऐसी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। थैंक यू। थैंक यू। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।